नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे ऑनगोइंग सीरीज ITI TO के क्वेश्चन पेपर की, जिसके पहले पार्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसके दूसरे पार्ट की। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे 26 से लेकर 50वें क्वेश्चन तक की। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संख्यात्मक डाटा नहीं है? कर्मचारी का पता, परीक्षा का स्कोर, बैंक राशि और कर्मचारियों की संख्या। अब इस पे साफ साफ बोला गया है कि न्यूमेरिक डाटा नहीं है, मतलब अल्फा न्यूमेरिक डाटा है। और हम सभी एक बात जानते हैं कि जो एड्रेस होता है वो हमेशा अल्फा न्यूमेरिक होता है। तो हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए कर्मचारी का पता, जबकि हम सभी जानते हैं कि परीक्षा का स्कोर, बैंक राशि, कर्मचारियों की संख्या, ये तीनों ही हमेशा न्यूमेरिक में दर्शाई जाती हैं। तो अपने आंसर ए लगा दिया। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस, लाइनक्स, विंडोज़ और ओरेकल। हम सभी जानते हैं कि डॉस और लाइनक्स दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये CLI कमांड लाइन इंटरफेस को सपोर्ट करते हैं। लाइनक्स के कुछ वेरिएंट, कुछ संस्करण ऐसे हैं जो GUI पर आधारित भी हैं। वहीं पर विंडोज़ क्या है? प्योरली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां पर कई तरह की लैंग्वेज का सपोर्ट दिया जाता है। तो हमने क्या देखा कि ऊपर वाले तीनों OS हैं, जबकि नीचे वाली एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ आंसर लगाएंगे हम ओरेकल। तो देखते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वे अनुदेश जो एक कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि कार्यों को कैसे करना है, उन्हें कंप्यूटर डैश कहा जाता है। तो साफ बोला गया है कि वे अनुदेश, अनुदेश मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि कार्यों को कैसे करना है। तो यहाँ तीन टर्म हमने देखे कि एक इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं कार्यों को कैसे करना है, मतलब कैसे काम करना, ऑपरेट कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो हम वो लगाते, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम खुद अपने आप में क्या है? प्रोग्राम है। तो निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहा जाता है, निर्देशों का समूह क्या है? प्रोग्राम आंसर होना चाहिए। तो हाँ, हम देख रहे हैं पहले आंसर लगाएंगे प्रोग्राम, क्योंकि प्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी मॉड्यूल ये तीनों हार्डवेयर हैं। तो हम देख लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण है। कीबोर्ड एवं परंपरागत मॉनिटर, टेलीफोन एवं मोबाइल फ़ोन, वॉकी टॉकी और एक द्विमार्गी डेटा लिंक प्रणाली। अब ये बोला गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सिंप्लेक्स को सपोर्ट करता है। तो सिंप्लेक्स एक कम्युनिकेशन मीडिया, एक कम्युनिकेशन का प्रकार है जहां पर डेटा का संचार एक ही दिशा में होता है। तो एक ही दिशा के बारे में बात की जा रही है, तो चौथा आंसर किसी भी तरह से नहीं होगा। तो हमने देख लिया कि ये तो आंसर है नहीं है। फिर आता है वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी उदाहरण पूछा, ये आंसर हो सकता है, लेकिन वॉकी टॉकी में जो बातचीत होती है वो दो तरफा होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब आंसर क्या है? या तो पहला या फिर दूसरा है। तो हम दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। तो टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन। तो हम सभी जानते हैं यार, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन में क्या होता है कि हमेशा दो तरफा कम्युनिकेशन होता है, और दो तरफा कम्युनिकेशन होने का मतलब ये क्या है? तो ये सिंप्लेक्स का उदाहरण नहीं होगा, ये होता है फुल डुप्लेक्स का उदाहरण। तो बचा क्या? तो हमारा पहला ऑप्शन, जो कीबोर्ड और हमारा जो परंपरागत मॉनिटर होता है, ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण हो सकता है। तो यहाँ आंसर लगाएंगे हम ए। तो दोस्तों चेक करेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में लाइनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? वर्टिकल स्पेसिंग, डबल स्पेसिंग, सिंगल स्पेस और लाइन स्पेस। तो साफ साफ बोला गया है स्पेसिंग बिटवीन द लाइन, लाइनों के बीच का स्पेस, और लाइनों के बीच के स्पेस का मतलब लाइन स्पेसिंग। यहाँ अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तभी गलत करेंगे। तो यहाँ आंसर होना चाहिए चौथा, लाइन स्पेसिंग। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हो कि नई स्लाइड जोड़नी है, ध्यान दीजिए, नई स्लाइड, तो यहाँ पर हमें नई प्रेजेंटेशन नहीं खोलनी है, नई स्लाइड जोड़नी है। तो नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। तो इसका आंसर हम लगाएंगे ए, जबकि Ctrl+N का इस्तेमाल नई प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो आंसर होना चाहिए ए। यही क्वेश्चन हमारे MP हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों मैच कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बूट अप के दौरान उपलब्ध निर्देशों को
डैश में भंडारित किया जाता है, रैम, CPU, रोम बायोस और बूट डॉट इन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भंडारित करना है, तो भंडारित करने के लिए हमारे पास एक मेमोरी होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यार पहला ऑप्शन मेमोरी है और तीसरा ऑप्शन मेमोरी है, और क्योंकि स्टोरेज के लिए तो मेमोरी का तो इस्तेमाल किया ही जाएगा। अब आंसर हमने देखा या तो पहला लगेगा या फिर तीसरा लगेगा। अब बात क्या किया जा रहा है बूटअप के दौरान, और हम बूटअप के दौरान के बारे में बात करें तो बूटअप के दौरान जिन निर्देशों का इस्तेमाल होता है उन्हें हम केवल पढ़ते हैं, उनमें हम कोई बदलाव नहीं करते। मतलब इन्हें निर्देश को स्टोर करने के लिए हमें एक परमानेंट मेमोरी की आवश्यकता है, और हम सभी जानते हैं कि रैम एक परमानेंट मेमोरी नहीं है, और जैसे ही परमानेंट नहीं है तो ये आंसर भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो चॉइसेस थी पहली और तीसरी में, तो हमारे पास सिर्फ क्या बची, तीसरी बची है, तो हम यहाँ लगाएंगे तीसरे को। और इसका एक हिंट और है कि बूटअप के दौरान जिन निर्देशों का इस्तेमाल किया जाता है तो हम बायोस कहते हैं, और ऑप्शन में बायोस लिखा हुआ है, तो हम तब भी तीसरे पर ही जाते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं कि हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो सही भी है या गलत है। तो हमारा आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्या है, निम्न में से क्या अनुपातों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता, लीवरेज, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और परचेज। यह क्वेश्चन आपको कंप्यूटर का नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जिसका इस्तेमाल हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होता है हमारा परचेज। तो परचेज हमारे किसका उदाहरण नहीं होता, रेशियोज़ के उदाहरण नहीं होता। ये तो पूछा हुआ है टाइप ऑफ रेशियोज, तो परचेज रेशियो नहीं होता, लेकिन लिवरेज, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये तीनों ही रेशियो के उदाहरण माने जाते हैं। अब इनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं हम सही हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, EBCDIC कोड कितने कैरेक्टर को धारण करता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं EBCDIC में कितने बिट्स होते हैं। तो यहाँ बिटों की संख्या होती है आपकी 8, और अगर 8 बिट हैं तो 2 पे घात 8 कैरेक्टर्स बना सकता है, और 2 पे घात 8 का मतलब कितना होता है, तो 2 पे घात 8 का मतलब होता है 256। तो यदि कोई भी आपका कोड है और वो जितने बिट को सपोर्ट करता है 2 पे हम उतनी पावर चढ़ाते हैं तो उतनी कैरेक्टर डिज़ाइन कर पाएगा। तो EBCDIC का आंसर हो जाएगा 256। अब मेरा आपसे सवाल है कि EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं इसका आंसर अगले वीडियो में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों मैच कर लेते हैं, हमारा लॉजिक सही है। हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, डाटा को कॉलम में प्रदर्शित करने या इसकी विपरीत क्रिया करने वाला फंक्शन है। मर्ज, ट्रांसपोज, गेटवे और स्टैटिकल। डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करने या इसकी विपरीत क्रिया करने वाला फंक्शन है। तो हमसे बोला गया है कि डाटा को हम किस में दिखाना चाहते हैं, कॉलम में दिखाना चाहते हैं, या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा दूर लग रहा है। हाँ, एक्सेल में रो के डाटा को कॉलम में प्रदर्शित करने या इसके विपरीत क्रिया करने वाला फंक्शन है। मतलब रो के डाटा को कॉलम में और कॉलम के डाटा को रो में। और आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आप इसका आंसर आसानी से बता पाएंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, जहां से आप मेरे पिछले वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो डाटा को मतलब रो के डाटा को कॉलम में और कॉलम के डाटा को रो में अगर हम दिखाना है तो एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो होता है ट्रांसपोज। तो यहाँ सीधा आंसर हम लगाने वाले हैं ट्रांसपोज। मर्ज, गेट और स्टैटिकल ये किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं है। मर्ज का इस्तेमाल जोड़ने के लिए करते हैं। तो दोस्तों चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं है। तो हम ऑप्शंस चेक करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं प्लॉटर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और CD। हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है और ये किसी भी तरह से स्टोरेज नहीं कर सकता। तो हम सीधे आंसर लगाएंगे प्लॉटर, और यहाँ हमें आंसर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं, जो कि सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो टोपोलॉजी का मतलब होता है किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स को अरेंज करने की टेक्निक, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क डिज़ाइन। तो किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स किस तरह के जुड़े हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि स्टार, रिंग, बस, मैश, ट्री, ये सारे क्या टोपोलॉजी के प्रकार है। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि स्टार दिया हुआ है, रिंग दिया हुआ है, स्क्वायर पता नहीं, और बस दिया हुआ है। हम जानते हैं कि स्टार, रिंग और बस तो ये टोपोलॉजी के प्रकार होते ही हैं। तो सीधा आंसर क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। स्क्वायर किसी भी प्रकार की टोपोलॉजी नहीं होती। और अगर आपको स्क्वायर में कंप्यूटर जुड़े हुए दिख भी रहे हैं तो वो स्क्वायर टोपोलॉजी नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी लूप या फिर रिंग टोपोलॉजी। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं।
हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला देखेंगे हम, निम्न में से डाटा अंतरण का सबसे तेज माध्यम कौन सा है। तो बोला गया है कि डाटा ट्रांसफ़र का सबसे तेज, और अगर आपने मेरे नेटवर्किंग की वीडियोज़ देखे हुए हैं तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नेटवर्किंग की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक आपको आई बटन पर दिख जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप जल्दी से जाइए और उन सारे के सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकें। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे तेज डाटा ट्रांसफ़र का माध्यम। तो पहला ऑप्शन है फाइबर ऑप्टिक, अनट्विस्टेड वायर, ट्विस्टेड पेयर वायर और कोएक्सियल केबल। हमने पिछली वीडियोस में जाना था कि सबसे तेज डाटा ट्रांसफर का माध्यम ऑप्टिकल फाइबर होता है, ओएफसी केबल होता है, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। हम मैच कर लेते हैं रस्म के अनुसार, जो कि सही भी है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अब यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, मेरे पिछले 2 पेपरों में भी क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आपने देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। तो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, एमएस ऑफिस और एप्लीकेशन प्रोग्राम। और वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम और लोडर दोनों ही आपको ऑप्शन मिल जाएँ तो हम व्यापम के पेपर में हमेशा ओएस को प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर सही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, डीवीडी की अधिकतम संचयन क्षमता डैश होती है। अधिकतम संचयन मतलब होता है स्टोरेज कैपेबिलिटी। तो हम सभी जानते हैं कि डीवीडी की स्टोरेज कैपेबिलिटी 4.7 GB होती है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए 4.7 GB, जिससे हमें जांचने की आवश्यकता नहीं है, जो कि सही है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसक्यूएल में ग्रांट एक कमांड है। एसक्यूएल हमारी एक लैंग्वेज होती है जिसका इस्तेमाल डाटाबेस मैनेजमेंट के दौरान डाटाबेस मैनेजमेंट में किया जाता है। तो एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जब भी किसी डाटाबेस को क्रिएट करना होता है तो हम एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए किसी उस डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, जहाँ हम क्रिएट करने के लिए अलग कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, मैनिपुलेशन के लिए अलग कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं और डेटा इनपुट के लिए अलग कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यह एक कमांड दे रखी है ग्रांट, और ग्रांट पूछा हुआ किस श्रेणी की है। तो DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और DTL डेटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज। तो यहाँ बोला हुआ किस तरह की है। तो SQL हमेशा किसके काम आती है, डेटा को कंट्रोल करने के लिए, मतलब डाटा का एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। जो अगर हम डेटा एक्सेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, भाई कौन इस्तेमाल करेगा कौन इस्तेमाल नहीं करेगा, ग्रांट करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ आंसर लगेगा हम DCL। तो चलिए दोस्तों मैच कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। मैंने तीनों के चारों के फुल फॉर्म बताए, आप याद कर लेना, कई बार सीधे सीधे फुल फॉर्म भी एग्जाम में मिल जाते हैं। तो हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कमांड को फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमति को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। लाइनक्स में किस कमांड को फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमतियों को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। CHPR, CHMOD, LS और GREP। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमतियों के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ अनुमतियों के बारे में जब भी बात की जाए तो हम मोड के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो कमांड हो जाए CHMOD, चेंज मोड। तो यहाँ आंसर लगाएंगे हम B, चेंज मोड। तो दोस्तों चेक करेंगे हम कि हमारा लॉजिक सही है या गलत है। हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। तो जब भी हमें अनुमति बदलनी है, प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है कि भाई कौन इस्तेमाल करेगा कौन इस्तेमाल नहीं करेगा, तो इसके लिए हम CHMOD का इस्तेमाल करते हैं। और जब ऑनर चेंज करने के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो हम लगाएंगे CHOWN। ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है व्यापम में। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि कैंसल्ड है, फिर भी हम पढ़ेंगे इसको। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेब पेज डैश में उपलब्ध रहते हैं। वेब पेज कहाँ उपलब्ध होते हैं, वेब ब्राउज़र में, वेब सर्वर में, वेब लिंक में या फिर वेब सिक्योरिटी में। हम सभी जानते हैं कि जो वेब पेज होते हैं वो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होते, और फिर भी अगर आंसर लगाना होता तो हम वेब सर्वर की ओर जाते। अब देखते हैं कि वेब ब्राउज़र में तो रहते नहीं, वेब ब्राउज़र की सहायता से हम खोलते हैं, ठीक है, वेब ब्राउज़र की सहायता से हम खोलते हैं और हमें दिखाई भी देते हैं, लेकिन वेब पेज एक्चुअली कहाँ होते हैं, वो सर्वर में रहते हैं। तो फिर भी यहाँ ऑप्शन कैंसिल कर रखा है, क्योंकि यहाँ ये आंसर भी बहुत सारे लोग लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। हाँ, वेब लिंक और वेब सिक्योरिटी किसी भी तरह से नहीं लग सकता। तो चलिए दोस्तों, इन्होंने वेब ब्राउज़र दे रखा है और इसीलिए इन्होंने इसको कैंसिल किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगला देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन इनमें से किनमें किया जाता है। तो अगर हम प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को नापें तो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी नापी जाती है डॉट पर इंच में। अब देखते हैं डॉट पर इंच ऑप्शन में है भी या नहीं है। तो डॉट पर इंच बिल्कुल दिया हुआ है, तो आंसर है दूसरा।
चेक करेंगे, जो कि सही भी है। अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को, HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है। अब जैसी लेयर के बारे में बात आ जाती है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं OSI मॉडल की, और OSI मॉडल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जल्दी ही जाकर देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। तो चलिए हम बात कर लेते हैं OSI मॉडल की किस लेयर की। तो HTTP जो होता है हमारा, वो हमारी सबसे अंतिम लेयर पर मिलता है, और सबसे अंतिम लेयर होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो देखते हैं एप्लीकेशन है क्या नहीं है। बिल्कुल है, पहले ही ऑप्शन एप्लीकेशन है। और बाकी अगर आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन कितना इजी है कि एप्लीकेशन के अलावा बाकी जितने भी ऑप्शन है वो लेयर होती ही नहीं है। ना तो डेवलपमेंट लेयर एग्जिस्ट करती है, ना ही सिस्टम लेयर एग्जिस्ट करती है, ना ही ऑपरेटिंग लेयर एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ थी अगर OSI मॉडल की, तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर दूसरे ऑप्शन भी दिए जाते तो कन्फ्यूजन होती है। यहाँ एक ही लेयर के बारे में बात की गई है, तो हम चेक भी करेंगे, गलत तो नहीं हो सकता, फिर भी चेक करेंगे हम सही हैं। हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, रन टाइम के दौरान डैश मेमोरी नियत की जाती है। नियत मतलब होता है एलोकेट। अब जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो कौन सी मेमोरी दी जाती है, स्टैटिक, डायनेमिक, पार्टीशन या फिर कंटीजियस। तो बात की जा रही है कि जब भी प्रोग्राम रन किया जा रहा है तो हम किस तरह की मेमोरी इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोग्राम को रन करने के दौरान हमेशा ऐसी मेमोरी इस्तेमाल की जाती है जो चेंज हो सके और बदल सके, और बदलने का मतलब होता है डायनेमिक। स्थिर मेमोरी कभी भी नहीं दी जाती। तो यहाँ आंसर लगेगा हमारा कौन सा, डायनेमिक। तो जब भी किसी प्रोग्राम को रन करना हो तो प्रोग्राम को रन करने के दौरान डायनेमिक मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम चेक करेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। HTML में सबसे बड़ा हेडिंग है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। अब सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी हेडिंग होती है हमारी H1, और H1 से लेकर हम H6 तक जाते हैं। तो सबसे बड़ी H1 और सबसे छोटी H6। तो चलिए दोस्तों H1 D ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर भी है, जो कि सही भी है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पॉइंट एंड क्लिक, यूज़र फ्रेंडली, कमांड ड्रिवन और मैकिंटोश। तो MS-DOS किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS-DOS के बारे में हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि ये कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब यहाँ पर हमेशा काम किसके थ्रू होता है, कमांड्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेस तो ऑप्शन दे नहीं रखा हुआ है, तो हम क्या करें। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से दिया है, अलग तरीके से दिया हुआ है, जिससे लोग थोड़ा सा फंस जाएं। और जिसने रट्टा मार के आए होंगे वो तो उसको गलत कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो आराम से हम कमांड लाइन इंटरफेस मतलब कमांड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर नीचे तीसरे ऑप्शन को देखें कमांड ड्राइव मतलब कमांड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यही हमारा आंसर होना भी चाहिए। तो चलिए मैच भी करेंगे हम, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे 49वें क्वेश्चन की। हमारा 49वां क्वेश्चन है, एक समर्पित डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब है। यह एक विशेष कार्य या कार्यों के संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है। यूज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, केवल एक ही प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, कई कार्य कर सकता है। तो डेफिनेशन में हम चलते हैं। तो एक डेडिकेटेड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य को करने के लिए ही बनाया जाता है। तो ये कार्य के आधार पर डिफाइन किए जाते हैं, और हम देख रहे हैं कि पहले ऑप्शन में यही चीज़ बोली गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए पहला। अब दोस्तों अगर यहाँ पहला ऑप्शन नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, अगर पहला ऑप्शन नहीं दिया जाता तो नन ऑफ दी दिया जाता, और वो भी नहीं होता तो हम तीसरे की ओर लग सकते थे, क्योंकि कुछ हद तक तीसरी वाली बात भी सही है। लेकिन अगर डेफिनेशन के हिसाब से चला जाए तो पहली बात ज़्यादा सही है बनिस्बत तीसरे के, तो हमने आंसर भी पहले को चुना है। तो चलिए दोस्तों अब हम करेंगे हमारे वीडियो का आखिरी सवाल। हमारा आखिरी सवाल है, विजुअल बेसिक में कीवर्ड्स वो शब्द हैं जिनका। अब कीवर्ड्स के बारे में बात की गई, ध्यान दीजिए कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका प्रोग्रामिंग में विशेष अर्थ होता है, तो जिनका प्रयोग हम नामकरण में नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, ऐसे शब्द जिनका विशेष अर्थ है और जिनका प्रयोग नामकरण में नहीं हो सकता, उन्हीं को हम कीवर्ड्स कहते हैं। अब विजुअल बेसिक हो या C++ हो या कोई सी भाषा हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हर लैंग्वेज के अपने स्पेसिफिक कीवर्ड्स है। तो हम देखने वाले हैं कि ऑप्शन में क्या है। अर्थ विशिष्ट होता है एवं इनका उपयोग आइडेंटिफायर के नामकरण के समय नहीं होना चाहिए। उपयोग आइडेंटिफायर के नामकरण के समय होना चाहिए। उपयोग बटन लेबल के नामकरण में किया जाता है। उपयोग ऑब्जेक्ट में किया जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे मैंने डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे शब्द जिनका अपना विशेष अर्थ है, जिनका उपयोग नामांकन के दौरान नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ हमारे पहले ऑप्शन में लिखी हुई है और हम इसी के साथ में जाएंगे। तो देख लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमने 2 वीडियोज़ में
50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। पहले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको आई बटन पर भी दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा बाकी की 25 क्वेश्चन हमने आज कर लिए। अब बचते हैं हमारे 50 से लेकर 75 तक क्वेश्चन, जिसका काम हम हमारे आखिरी वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई भी समस्या हो तो कमेंट में मुझे बताइए, जिसका समाधान हम मिलकर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।